अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर के अंदर अगर आप बेसमेंट बनाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा कसूर साइड का 13 मरला की जो मेरी साइड थी, इसका जो फ्रंट है वो हमारा 65 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 65 है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 45 फीट है। इस तरीके के साथ इसका फ्रंट आपको दिखा दिया है। फ्रंट के अंदर आप ऐसा नज़र आ रहा होगा कि जैसे हमारा 2 कनाल का फ्रंट है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है हमने बड़ी अच्छे तरीके के साथ बनाई है आर्किटेक्चर प्लान, और बहुत से नाज़रीन ने कहा था कि अपनी कसूर साइड का जो घर का प्लान आर्किटेक्चर वो भी हमसे शेयर करें। तो आज आपके साथ सबसे पहले घर का जो नक्शा है ये हम शेयर करेंगे। ये जो हमारे पास सबसे पहले गराज आ रहा है, गराज के अंदर हमारा जो साइज़ है ये हमारे पास 17 फीट इसकी लंबाई है और 18 फीट इसकी चौड़ाई है। 2 गाड़ी इसके अंदर इजीली खड़ी हो सकती है। और बैक साइड के ऊपर हमारे पास 3.5 फीट की पैसेज है और इसी तरीके के साथ जो फ्रंट के ऊपर है वो हमारे पास 8.5 फीट का हमारे पास लॉन एरिया है। और लॉन एरिया के अंदर हमारे पास फ्रंट के साथ तमाम जो कमरे हैं और इसके अंदर हमारे जो स्टेप्स आएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने जो इसकी गराज की हाइट है वो हमने 13 फीट रखी है। अगर सीलिंग के साथ इसको देखेंगे कि 1 फीट सीलिंग भी आ जाए तो उसी के मुताबिक हमारे पास इसकी जो अच्छी हाइट है वो आ जाएगी। और इस तरीके के साथ ये हमारी बेसमेंट है। बेसमेंट की वजह से हमने अपने घर के अंदर ग्राउंड जो कार पोर्च का लेवल है वो हमारा 1.5 फीट है और 1.5 फीट के ऊपर हमारा 2 फीट अंदर का लेवल है। और इस तरीके के साथ आपको घर बनाने का जो पूरा नक्शा है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा पैसेज है एंट्रेंस है ये हमारे पास 5 फीट की चुगाट है और डबल बादाम इसको लगाई गई है और 9 फीट इसकी हाइट है। बहुत से हजरात जो गलतियां करते हैं कि चुगाट का जो साइज़ होता है वो छोटा रखते हैं और हाइट भी छोटी रखते हैं। घर के अंदर जितनी भी आप चुगाट को अच्छे तरीके के साथ डिज़ाइन करेंगे उतनी घर आपका खुला हवादार नज़र आएगा। और मेरी आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे कि गराज के अंदर इधर एक निश्चित दी गई है जिसके ऊपर आयत वगैरह या मोज़ाइक का काम आ जाएगा। और इसी तरीके के साथ हम अंदर एंटर होते हैं। ये हमारी लॉबी है। लॉबी का जो हमारा साइज़ है ये हमारा 9 बाई 9 फीट का एरिया है और लॉबी के साथ हमारे पास ये एक पाउडर वाशरूम आ रहा है। जो पाउडर वाशरूम का जो हमारा साइज़ है ये हमारा 4 बाई 5 फीट का है और उसके साथ ये हमारे पास ड्राइंग रूम आ रहा है। ड्राइंग रूम को हमने 2 वे के हिसाब से रास्ता दिया, एक लेफ़्ट और एक राइट के ऊपर। और इस तरीके के साथ ये वाला हमारे पास ड्राइंग रूम का जो साइज़ है 12 बाई 13 है और उसके साथ हमने छोटी दी है डाइनिंग। डाइनिंग का जो साइज़ है वो 10 बाई 13 फीट का है। अब डाइनिंग के अंदर आप देख सकते हैं जो प्लस्तर है, शटरिंग का काम जो हमारा देख सकते हैं कि किया गया, स्टील की शटरिंग है और सेफ्टी ग्रिल्स हमने इंस्टॉल की गई है। सेफ्टी ग्रिल के साथ हमने नीचे बादाम यानी कि जो सिल लेवल होता है उसकी जगह छोड़ दी गई है। 2 स्टेप्स के अंदर मार्बल लगेगा। और ये हमारे साथ जो हमारी कसूर साइड के कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद हाफिज़ मुजम्मिल, तो इनसे आज की घर के मतलब जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया इसके बारे में इनसे बात करेंगे कि घर बनाते हुए जो नाजरीन अपना घर दिसंबर के अंदर सर्दियों में स्टार्ट करते हैं किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाफिज़ भाई, ये जो हमारा घर ग्रे स्ट्रक्चर विद बेसमेंट के साथ हमने 6 महीने के अंदर मुकम्मल किया है, तो इसके बाद जो नाज़रीन सर्दियों में घर बनाना चाह रहे हैं वो किन किन बातों का ख्याल रख के अपने घर की स्टार्ट कर सकते हैं। ईशान भाई, पहली बात तो सर्दियों में काम करना कि ईंट का मसले होते हैं। ईंट महंगी हो जाती है। जी, ईंट महंगी हो जाती है, भट्ठे जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। कि ये है कि आप 1-2 मंथ ये जो सर्दी के हैं ये निकाल के फिर काम शुरू करें तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी कि सर्दी के अंदर तो ईंट महंगी होती है। अगर सर्दियों में हम काम स्टार्ट करते हैं तो सर्दियों में जो क्यूरिंग वर्क है, ईंट की तराई का काम होता है वो गर्मियों की निस्बत भी रखना पड़ता है, उसके अंदर नहीं, उसमें कमी होती है। ठीक है, उसमें क्यूरिंग जो होती है वो इतनी नहीं करनी पड़ती, यानी कि वहाँ पे गर्मियों में 3 टाइम है, हाँ सर्दियों में 2 टाइम है। 2 टाइम करनी। अब इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी दीवारों का प्लस्तर है ये हमने चुनाव की रेत के साथ इसको किया और 1:4 की रेशो के साथ इसको छान के हमने किया है। छत की देख सकते हैं और छत बिल्कुल स्टील की शटरिंग के मुताबिक लगाई है। हाफिज़ भाई ये भी बताएं कि बहुत से नाज़रीन स्टील की शटरिंग इस्तेमाल नहीं करते, वो लोहे लकड़ी के फट्टे इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या मसला है? उसकी ये होता है कि वो बैठ जाती है, कहीं से ऊपर हो जाती है, कहीं से बैठ जाती है, वो बिल्कुल एक जैसी नहीं आती, एक जैसी नहीं आती, जिससे उसका छत का लेवल होता है वो खराब हो जाता है। लोहे की शटरिंग को जब आपने करना है टेपे लगा के, इसका एक बैलेंस होता है, एक अच्छी होती है।
जो भी आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपके एसी के पॉइंट है वो आपने रख लेना है। फ्लोरिंग का आपने खास ख्याल रख लेना है। और फर्श डालते हुए हाफिज भाई ये बताएं कि जो बजरी होती है वो हम किस किस्म की इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं? इसके अंदर शान भाई बेहतर तो ये कि आप ब्रीक बजरी 370 की? जी जी 370 की। अगर नहीं तो फिर आप मोटी हो ब्रीक जो 470 की वो मिक्स करके वो आप डाल वो आपने डालनी है। और जब भी फर्श डालनी है इसके अंदर आपने टर्माइट प्रूफिंग के पाइप वो आपने लाजमी डालने हैं दीमक के। उसके बाद इसके ऊपर भी जो रेशो होती है वो 1 2 4 की आपने डालनी है। और डाइनिंग के साथ ये हमारे पास पैसेज आ जाता है 5 फीट का। और पैसेज के साथ अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि मेरे राइट साइड के ऊपर ये हमारा किचन है, और जो किचन का साइज़ है वो 13 बाई 13 है। और इस तरीके के साथ इसकी भी जो चुगाट की हाइट है वो हमने 8 फीट रखी गई है। और 14 गेज के अंदर हमने इसको चुगाट को लगाया। 14 गेज के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी कब्जा नहीं लगाया गया, कोई भी सुराख नहीं किया गया। बाज़ औक़ात जब हम सुराख या कब्जे लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारा चुगाट को जंग लगना शुरू हो जाता है, और जब भी कब्जे लगाते हैं तो जिसकी वजह से दरवाजे की एडजस्टमेंट नहीं होती, दरवाजे के साथ कब्जे ख़राब हो जाते हैं। तो मौके के ऊपर लगाते हैं, उसको पेज के साथ फिर वेल्ड किया जाता है, और जहाँ पे सुराख करना है वो मौके के ऊपर जो डिज़ाइन होगा आपका उसके मुताबिक करते हैं। और ये हमारा किचन है, किचन के साथ भी एक विंडो दे दी गई है। और इस जगह के ऊपर हमारी स्लैब है, और ऊपर हुड के लिए पॉइंट दे दिया गया है छत के साथ। और जो भी आपका जो हुड लगना है उसके लिए लाजमी पॉइंट होता है। एक विंडो हमारी ये आ गई है, ये स्लाइडिंग विंडो के तौर पे आ जाएगी। और इस तरीके के साथ सामने की तरफ आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास बेसमेंट का एरिया जा रहा है। और बेसमेंट के साथ ये बेसमेंट की स्टेयर, और बेसमेंट के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा किस्म की कवरिंग की हुई है। देख सकते हैं कि बेसमेंट की दीवार को बिल्कुल अभी तक ड्राई है, और ड्राई इसी वजह से है कि इसको हमने अच्छे तरीके के साथ इसकी प्रोटेक्शन की है। इसके अंदर अच्छे किस्म के तरीके के साथ इसके नीचे वाटर स्टॉपर ममरीन शीट वगैरह ऐड की गई है, और कि हमारा कोई भी सीपेज वाला काम ना आए। और इस जगह के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक डिब्बी लगाई गई है। इलेक्ट्रिक डिब्बी के लिए हमने अपनी दीवारों के साथ आउटर साइड के ऊपर हमने अपनी चुनाई की है। चुनाई की वजह से कि हमारी जो दीवारों के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाएं। और इस तरीके के साथ अगर आपको ये हमारा संकन एरिया है, और आप कहीं से भी दीवार को देख सकते हैं, कहीं पे भी हमारी सीपेज डैम्पनेस नहीं आई। और ये हमारा संकन एरिया, इसके अंदर हमने छोटा सा चैम्बर दिया है, और चैम्बर के थ्रू हम जब भी फ्लोर का पानी होगा और वो हमारा ऊपर चला जाएगा। उसके साथ एक 32 या 40 mm का अपने पॉइंट देना है। ये 2 जगह के ऊपर हमारे पास रास्ता आ गया है ओपन टू स्काई का। और बेसमेंट बनाते हुए भी आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये आप बेसमेंट बनाते हुए अगर आप नेग्लिजेंसी कर जाते हैं दीवारों के ऊपर, अगर आपकी सीपेज आ जाती है तो फिर आपका बेसमेंट एक तो नीचे बदबू पैदा हो जाएगी, दूसरा यानी कि आउटर साइड से आपका पानी आना शुरू हो जाएगा। और ये बेसमेंट बनाते हुए हमें इसके नीचे हफद भाई किया गया चीज़ें ऐड की है जिसकी वजह से हमारी बेसमेंट के अंदर कोई भी डैम्पनेस के अंदर कोई इशू नहीं है। ये बताएं शान भाई। सबसे पहले तो हमने इसकी नीचे वो बेस बनाई, बेड वगैरह बेस बनाई, उसके ऊपर हमने हैमर चलाया अच्छी तरह कि जिसके साथ वो बैठे ना। उसके ऊपर बाद में बजरी डाल के फिर ऊपर हमने शीट लगाई है ममरीन शीट। जी, उससे बोलते हैं नाज़रीन ममरीन शीट की जगह पे शापर डाल देते हैं। जी जी, वो शापर सही नहीं रहता, वो जब सरिया पर रखते हैं तो वो फट जाता है। ठीक है, ममरीन डाल के उसके ऊपर फिर हमने 8 से 9 इंची की नीचे कंक्रीट की है राफ्ट के अंदर। फिर इसके ऊपर हमारी चिप्स डाल के इसके ऊपर टाइल या कोई भी काम आ जाएगा। जब भी बेसमेंट बनाते हैं, एक तो आपकी एजिंग जो साइडों के ऊपर वाटर स्टॉपर नहीं डालते जिसकी वजह से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, दूसरी वजह से आपकी जो बेसमेंट के जितना भी काम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इस तरीके के साथ आपको ऊपर लेके चलते हैं। इसी तरीके के साथ ये हमारा बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहा है। और ये हमारे पास टीवी हॉल है। जो टीवी हॉल की हमारी चौड़ाई है वो 15 फीट है, उसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 15 फीट है, लंबाई हमारे पास इसकी 19 फीट 6 इंच है। ये इसके अंदर 2-3 विंडोज़ दे दी गई हैं। और अगर हमने बाहर जाना है उसके लिए भी हमने सेंटर में ये बेसमेंट वाला एरिया आ जाता है। बेसमेंट से हम इस जगह के ऊपर बाहर जा सकते हैं। लेफ़्ट और राइट के ऊपर संकन एरिया है। यहाँ से हमारे पास अगर 2 लगेगी रेलिंग तो बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग। ये हमारी छोटी बेसमेंट के ऊपर लॉबी आ रही है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो तब भी होंगी जब आप घर के नक्शे को अच्छे तरीके के साथ डिज़ाइन कर लेंगे। और इस तरीके के साथ ये हमारे पास 2 मास्टर बेडरूम बन रहे हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। ये हमारे पास छोटा चिल्ड बेडरूम बन रहा है। इसका जो हमारा साइज़ है वो 12 बाई 13 फीट का है।
और इसके अंदर भी हमने अच्छे ड्रेसिंग दी गई है, और ड्रेसिंग के साथ ये हमारी ड्रेसिंग है, और ड्रेसिंग के साथ ये हमारे पास वॉशरूम आ रहा है। वॉशरूम की हमने कंसीड शावर बॉडी दी है, और कंसीड हमारे पास कमोड आ जाएगा, कंसीड हमारे पास टंकी आ जाएगी, और इधर हमारे पास वेंटी आ जाएगी। जब भी वॉशरूम को आप डिज़ाइन करते हैं तो आपने अच्छे तरीके के साथ इसका किबला डायरेक्शन को मद्देनज़र रख के आपने वॉशरूम की जो अपना शावर है और वैनिटी है और साथ कमोड है इसको डिज़ाइन करना है। किबला की तरफ आपने बहुत से प्लम्बर गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आप किबला की तरफ ही डायरेक्शन को करके, जिसकी वजह से जब भी घर बन जाता है, बेस वाशरूम बन जाता है, फिर आपका गुनाह वगैरह हमें मिलना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी सी प्लम्बर हजरात जब भी वाशरूम को डिज़ाइन करें तो ये चीज़ें का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाफिज़ भाई, ये भी बताएं कि बहुत से प्लम्बर हजरात किबला डायरेक्शन को मद्देनज़र नहीं रखते, उसके अंदर क्या चीज़ें फेस आती हैं? उसके अंदर ये होता है शान भाई कि एक तो सबसे पहले कि गुनाह होता है, बहुत ज़्यादा गुनाह है उसका, और दूसरा ये है कि वो वैसे भी वो सही नहीं रहता। यानी कि एक तो इस्लामी और शरई तरीके के साथ भी गुनाह है। ये चीज़ें आपने अपने प्लम्बर से वेरीफाई कर लेनी है, और मोबाइल के ऊपर आपका किबला डायरेक्शन इजीली इंस्टॉल हो जाता है, उसको रख के आप अपनी किबला डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर बेड है, इसकी जो हमारे पास 13 बाय 17 फीट का है, 13 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी 17 फीट है। और ये हमारे पास ड्रेस एरिया आ रहा है, और ड्रेस एरिया के साथ हमारे पास 5 बाय 8 फीट का ये ड्रेस एरिया है, और ड्रेस एरिया के साथ ही हमारे पास 9 बाय 6.5 फीट का वॉशरूम बन रहा है। अब इसकी जगह के ऊपर हमारे पास वैनिटी है, और ये जगह हमारे पास कमोड है, और इस जगह के ऊपर हमारे पास कंसीड शावर आ गया। ये भी प्रॉपर शीशे के अंदर डिज़ाइन करेंगे। और इसी तरीके के साथ आपको बाहर की तरफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है कि जब भी आप घर के अंदर सन शेड वगैरह तैयार करते हैं तो सन शेड के अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो बारिश का पानी है वो आपका नीचे कमरों के अंदर ना आ जाए। तो ये आपको बताएंगे कि सन शेड को आपने कैसे डिज़ाइन करना है। अब इस तरीके के साथ आपको बाहर जो पैसेज हमारा है गली के अंदर लेके चलते हैं। जितने भी हमारे सन शेड है, अगर बहुत से हजरात क्या करते हैं कि नीचे टपक नहीं लगाते, जिसकी वजह से एक तो पानी इसके साथ हो के अंदर विंडो की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी विंडो से अंदर डैम्पनेस के इशू पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाई, ये जो हमारी पैसेज है और इसके अंदर जितने भी सन शेड लगाए गए हैं, जी जी, इस जगह के ऊपर ये टपक क्यों लगाई गई है साइडों के ऊपर? शान भाई इसलिए लगाते हैं, जो बारिश का पानी आता है वो फिर अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं खिड़की के साथ ही लगता है जाके, ठीक है, वहाँ भी रुक जाता है, तो इसलिए ये लगाते हैं। अब देख सकते हैं कि बाहर जितनी भी हमारी विंडो है ये टपक लगाई गई है। टपक की मेहनत के साथ लगती है। बहुत से ठेकेदार हजरात ये टपक नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, या भी आप इसके नीचे ग्रूव लगा दें जी जी, 1.25 इंची का या 1 इंची का, फिर भी पानी नहीं जाएगा। अगर आप टपक लगा लेते हैं तो आपकी घर के अंदर जो रेनी वाटर है वो अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके के साथ आपको घर की छत के ऊपर लेके चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आपको बता दिया है कि अगर इस तरीके के साथ अगर आप घर का डिज़ाइन करते हैं 10 मरला या 13 मरला घर विद बेसमेंट के साथ, तो आज के दौर के अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है बेसमेंट की, अगर आप घर को खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ठेकेदार हायर करते हैं, किसी अच्छे इंजीनियर की कंसल्टेंसी लेते हैं, तो इस तरीके के साथ ये भी मेरी कंसल्टेंसी के अंदर ये जो क्लाइंट थे हमारे, ये कुछ ओवरसीज़ है, खुद अमेरिका में होते हैं, तो उनके पीछे से तमाम मटेरियल उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। हमने एग्जीक्यूशन के अंदर तमाम मराहल को अच्छी क्वालिटी के अंदर ये प्रोवाइड करके दिया है। जो बेसमेंट अगर आप खुद बनाते हैं पर स्क्वायर फिट, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है आज के दौर के अंदर वो 3800 से लेके 4000 आती है, और मार्केट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट वेरी होती है वो मार्केट के अंदर तकरीबन 5500 से लेके 6000 रुपया पर फुट चल रही है। अगर आप खुद बेसमेंट बनाते हैं तो समझे कि आपकी 4000 रुपया बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, और जो सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी को आप बनाते हैं, जिसका हमारे पास कवर्ड एरिया तकरीबन बन जाता है 3200 से लेके 3500 तक, तो इस तरीके के साथ उसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो आपके पास आएगी तकरीबन 2200 से लेके 2300 रुपये अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो इस तरीके के साथ अगर आप 3500 आपके घर की सुपर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कास्ट है और 2300 रुपये है, तकरीबन आपकी 80 लाख से लेके 85 लाख रुपया सुपर स्ट्रक्चर की 10 मरला घर की बना सकते हैं। और यही अगर कोई बिल्डर आपसे घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट करे तो वो तकरीबन आपसे 3000 से लेके 3200 रुपया आपसे चार्ज करेगा, और 3000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपया
वो आपसे चार्ज करेगा। इस तरीके के साथ आप अगर खुद करते हैं तो 20 से 25 लाख रुपया खुद सेव कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके के साथ आप अगर थर्ड पर्सन को देते हैं तो समझिए कि वो 3 मंथ के अंदर आपसे 20 से 25 लाख रुपया ले जाएगा। यही 20 से 25 लाख रुपया आप अपनी घर की फिनिशिंग के ऊपर लगा के अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कवर कर सकते हैं। अगर आप हमारी ये 800 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है और इसके ऊपर अगर हम 4,000 रुपये लगाते हैं तो तकरीबन हमारी 32 से 35 लाख रुपया बेसमेंट के ऊपर खर्चा है। और अगर हम ये किसी बिल्डर या किसी थर्ड पर्सन से बनाते हैं तो वो तकरीबन 5500 से लेकर 5800 रुपया लगेगा। वो तकरीबन हमारा 50 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आना था 800 स्क्वायर फीट बेसमेंट का। तो अगर 800 के स्क्वायर फीट बेसमेंट को अगर हम खुद कर रहे हैं तो तकरीबन हमारा 4,000 रुपया खर्चा आया है। अगर कोई थर्ड पर्सन लेगा वो 6,000 रुपया लेगा तो तकरीबन आपका वो 50 से 55 लाख रुपया चार्ज होगा। तो इसी तरीके के साथ बेसमेंट आपका विद इन 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर बन जाती है। तो मार्केट के अंदर जो ईंट की प्राइसेस है वो काफ़ी इजाफा हुआ है। जो आज की रेट के अंदर आपको बिल्डिंग मटेरियल के रेट भी बताता जाऊँ कि जो अच्छी और म्यारी ईंट है दिसंबर के महीने के अंदर 2025 के अंदर वो आपको 23 से 24 रुपये की मिल रही है। और जो एक बैग सीमेंट है मैपल लीफ का वो आपको 1380 रुपये का मिल रहा है। जो सरिया 40 ग्रेड का वो आपको 210 रुपये से लेके 215 रुपये का मिल रहा है। जो 60 ग्रेड का मुगल स्प्रिंग का स्टील है वो आपको 240 रुपये का मिल रहा है। और रेत का जो 1 क्यूबिक फुट जो रेत है वो आपको 45 रुपये रावी की मिल रही है। जो चुनाव की है वो आपको 85 रुपये क्यूबिक फिट मिल रही है। और बजरी जो आपको 160 रुपये क्यूबिक फिट मिल रही है। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने मटेरियल खुद बाय करना है और ख़ुद बनाने से आपकी जो लाखों की बचत हो सकती है। और नाज़रीन को कोई एडवाइस देना चाहेंगे अगर आप लेबर रेट के ऊपर बनाते हैं तो कितना फ़ायदा कर सकते हैं, अगर आप किसी से विद मटेरियल करते हैं तो उसके अंदर कितना नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। जी निशान भाई, सबसे पहले तो एक तो मटेरियल अगर आप खुद लेंगे ना तो उसमें ये होता है कि आप जिस तरह का अच्छा लेंगे मटेरियल, और जो बिल्डर हजरात होते हैं वो ये करते हैं कि मटेरियल 2 नंबर लगा देते हैं जिससे आपके घर को नुकसान होने का खतरा है। ईंट भी वो डैम्पनेस वाली दोम लगानी शुरू हो जाती है, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं ये ईंटें लग जाती है फिर इसके अंदर बाद में आपका पेंट भी ख़राब हो जाता है, आपकी दीवारें भी ख़राब हो जाती है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये दीवार है अब इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर हफीज़ भाई वाइट, अब ये मेरे पास समझे कि चाबी है, की है, अगर हम इसको लगाते हैं आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी हमारा कोई भी इसकी समझे कि अच्छी खासी सरफेस है ये घिस रही है और हमारा प्लास्टर डैमेज नहीं हो रहा है। ये चीज़ें वो है कि जो आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है, प्रॉपर क्यूरिंग आती है। इसके अंदर हमारा मैपल लीफ का सीमेंट है डीजी, और इसके अंदर हमारी चनाब की ये देख सकते हैं कि हमारी जो चाबी है ये थोड़ी सी इधर से घिस गई है। ये चीज़ें तब होती है जब आपको अच्छे तरीके की क्यूरिंग का पता हो। क्यूरिंग के बाद मसाला आपने 1/4 का लगाना है और छान के लगाना है जितना भी है। इसके अंदर जो ये धार नोक होती है चपटी के अंदर 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। कुछ हजरात होती है कि ये धारें टूटनी शुरू हो जाती है। अब ये देख सकते हैं ये धार नहीं टूट रही। अब इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं कि इसको पानी अच्छे तरीके के साथ लगाया गया है, मोटी रेत इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और अगर हाफिज़ भाई इधर हमारा पानी ना लगता और इसकी रेशो हम 1:2 की भी रख देते हैं, जी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम फेस आनी थी? इसके अंदर ये होना था शान भाई, अगर इसको हाथ लगाते तो उसने रेत हमारे हाथ में आनी थी, हाथ में आ जानी थी सारी। और जब पेंट करना था पेंट भी करना तो वो सारा ऊपर से उतर जाना था। जब भी आप घर के अंदर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पानी की तराई ईंट को भी पहले लगाते हैं 7 डे, जब प्लस्तर करते हैं उससे पहले इसको पानी लगाते हैं, फिर जब प्लस्तर हो जाता है फिर उसके बाद इसको पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको अपने 7 डेज अच्छे तरीके के साथ पानी की एक्टिविटी लाजमी करनी है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस तरीके के साथ अगर आज को वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।